अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, बैंकिंग आपके मोबाइल में। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ई बैंकिंग, जहां हर सुविधा बस एक क्लिक दूर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्यूके एजुकेशन में। मेरा नाम है दीपाली खरे और आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बैंकिंग से ही रिलेटेड है, जिसको हम इलेक्ट्रिक बैंकिंग सेवाएं या ई बैंकिंग के नाम से जान रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अब हम ये अगर चार्ट देखें तो इलेक्ट्रिक बैंकिंग से सेवाएं ई बैंकिंग, ठीक है। कितनी प्रकार की ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की जो सेवाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन बैंकिंग। आज के दौर पे अगर हमें कुछ भी चीज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चेक करना कि कितना खाता है, कितना पैसा है खाते में, क्या हमने ट्रांजैक्शन किया, तो हम सीधे ऑनलाइन बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग भी है, वो ऐप डाउनलोड करके आप बैंक का मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा ले सकते हैं। एटीएम बैंकिंग है, एटीएम से पैसा निकालने की सुविधा थी, तो अब क्या है, हम जाके क्रेडिट जो हमारा कार्ड लगता था एटीएम कार्ड, उससे पैसा निकाल सकते थे, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का फॉर्म है। डायरेक्ट डिपॉजिट, आप पैसा भी डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। फिफ्थ है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको हम ईएफटी बोल के, कुछ फंड वगैरह नेफ्ट के थ्रू भी आप करवा सकते हैं। आप अपने बिल्स का, मोबाइल बिल का या प्रीपेड पोस्टपेड का भी इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट कर सकते हैं। लाइट बिजली का भी इसमें आता है। ऑनलाइन इन्वेस्टिंग, आप कितना आपको पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाना है, ये सब भी आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी सुविधा आपको ई बैंकिंग के माध्यम से आसानी से प्राप्त होगी। चलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएं ई बैंकिंग है क्या। तो बैंकों के कामकाज में कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहता है, ठीक है, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति इंटरनेट से और इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सेलफोन भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक का एक रूप है। तो जब हम उसका रूप कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज बैंकिंग में भी अब हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के नाम से जान रहे हैं। तो इन बैंक शाखाओं की ग्राहकों को हर बार लेन देन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। इसकी सुविधा क्या है कि आपको बार बार कितना आपने ट्रांजैक्शन किया वो देखने के लिए, या पैसे का ख्याल रखने के लिए आपको बार बार बैंक जो हम भागते हैं उसकी जरूरत नहीं है। वो आप अपने ई बैंकिंग के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो वे किसी भी समय और किसी भी जगह से बैंक से लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं भी बैठे, अपने घर में हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पे हैं, किसी मंदिर में, कहीं भी आप इस बैंकिंग फैसिलिटी की सुविधा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं निम्नलिखित है। तो अब जब हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे कंप्यूटर और इंटरनेट को कर दिया, तो बैंकिंग सेक्टर में भी हम वो लेकर आए। तो कितने प्रकार से हैं, निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, ई ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर हम इसको बोल रहे हैं। तो इसके तहत बैंक कंपनी के खाते में सीधा कंपनी के कर्मचारियों के खाते में वेतन ट्रांसफर करते हैं। सैलरी, आजकल जो सैलरी अकाउंट है वो बैंकों में खुलते हैं, तो उसके लिए आपको पहले क्या होता था पुराने जमाने में या ओल्ड तरीकों में, कि हमको जितनी भी सैलरी चाहिए तो हमको कैश में मिलती थी, या हमको निकालना होता तो हम बैंक जाते थे उसको कैश करवाने। अब क्या है, जहां भी आपका सैलरी अकाउंट खुला है, आप जहां जिस भी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो डायरेक्टली बैंक से लिंक्ड है, जो भी उसके अंतर्गत आपने खाता खुलवाया, और उसी के माध्यम से आपको हर महीने आपकी सैलरी या वेतन प्राप्त होता जाएगा, ठीक है। ईएफटी मतलब इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बोलते हैं। कि अन्य उदाहरण बिजली बिल, इससे आप क्या, बिजली का बिल, जो इलेक्ट्रॉनिक बिल है वो भर सकते हैं। पानी बिल, वाटर सप्लाई का बिल भर सकते हैं। प्रीमियम, जो इंश्योरेंस हम कराते हैं उसका जो प्रीमियम आ रहा है वो भर सकते हैं। हाउस टैक्स, ठीक है, हाउस में जो भी लोन वगैरह लेके आपने घर खरीदा है उसका भी टैक्स आप भर सकते हैं, आदि का ऑनलाइन भुगतान है। मतलब इसके लिए आपको बार बार समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही ये सारे बिल का भुगतान आसानी से अपने मोबाइल द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। फिर दूसरा है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटीएम। वेरी कॉमन, कि पैसा हमको निकालना है तो एटीएम कार्ड लिया, पिन हमने एंटर किया, और वहां से हमको जितना भी, पहले कैश लेने के लिए हमें बैंकों में लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन अब ये एटीएम की फैसिलिटी भी बैंकों ने सुचारू रूप से चालू कर दी है। तो एटीएम एक स्वचालित मशीन है। क्या है, मशीन है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो पैसे हमें देती है, जिसकी मदद से कार्ड डालकर और व्यक्तिगत पहचान संख्या, जिसको हम पिन बोलते हैं, ठीक है, हमारा पासवर्ड है, जो भी आप रीसेट कर सकते हैं। अगर आप भूल गए तो बैंक के ऐप से आप रीसेट कर सकते हैं, या बैंक की मदद ले सकते हैं। दर्ज करके पैसा निकालना है, जमा कर सकते हैं। ये मशीन 24 घंटे काम करती है। ऐसा नहीं है कि जैसे बैंक एक निश्चित समय के लिए खुलते हैं, 10 से 5 तक उनकी फंक्शनिंग होती है, 6 बजे तक, लेकिन एटीएम में आप कभी भी पैसा लेन देन कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी 24 घंटे ओपन है, और जो फैसिलिटी एटीएम की 24 आवर्स अवेलेबल होती है। चलते हैं नेक्स्ट पे, डेबिट कार्ड, ठीक है।
तो अब हम ये बहुत अच्छे से इस टर्म से अवगत हैं कि बैंक में जमा पैसे के बदले ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी कर देते थे। ठीक है, एक डेबिट कार्ड है कि आपका नाम ही डेबिट है कि जितना पैसा आपका जाएगा वो उसमें डेबिट कार्ड के माध्यम से है, पैसा ना लेके हम डेबिट कार्ड इशू कर रहे हैं। ग्राहक अपने डेबिट कार्ड के आधार पर खरीदिए गए सामान या प्राप्त सेवाओं को तत्काल भुगतान कर सकते हैं। अब हम जाते हैं ग्रोसरी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, क्लोथ्स की शॉपिंग के लिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक के आइटम के लिए, तो हम क्या वहां इतना कैश लेके जाते हैं? नहीं, वो तो इतना पॉसिबल नहीं है। तो हम अपना डेबिट कार्ड देते हैं, जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज हम ले रहे हैं उसके बदले 25,000 का कोई हम फ्रिज ले रहे हैं या टेलीविजन ले रहे हैं, तो तुरंत हम उतना कैश न रख के डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट करके भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते विक्रेता के पास टर्मिनल सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है, टर्मिनल की जो सुविधा है, टर्मिनल मतलब ऑनलाइन सुविधा जो बेच रहा है सेलर, उसके पास भी ये उपलब्ध होनी चाहिए। तो अतिरिक्त धनराशि ना ले जाके हम डेबिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट क्या है? प्रीपेड, मतलब कि आप क्या है, पहले बैंक से क्रेडिट मतलब क्या है कि पहले से आपने भुगतान कर दिया, बाद में आप उसकी किस्तें वगैरह चुका रहे हैं। तो बैंक अपने उन ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करता है जिनकी प्रतिष्ठा अच्छी थी, और क्रेडिट कार्ड हर किसी को नहीं मिलता है। ख्याति आपकी गुडविल है, उन्हीं अच्छे गुड कस्टमर्स की जो लिस्ट है उनको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये उपलब्ध होती है। ये एक तरह की ओवरड्राफ्ट सुविधा है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं मतलब प्रीपेड तरह की सुविधा है कि आप क्रेडिट कार्ड रखिए, शॉपिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप इससे बैंक आपके क्रेडिट कार्ड से वो जो राशि है भुगतान कर देगा, आपको अभी देने की जरूरत नहीं है। मतलब प्रीपेड सुविधा है या ओवरड्राफ्ट सुविधा है। इस कार्ड की मदद से धारक अपने बैंक खाते में पर्याप्त जमा राशि के बिना भी एक निश्चित राशि तक का सामान खरीद सकता है। ठीक है, आप अब गए, कोई आपको ज्वेलरी पसंद आ गई, तो आप क्रेडिट कार्ड से भी ले सकते हो। आपके पास उतनी धनराशि नहीं थी आपके अकाउंट में, तो आपने अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके भी वो आप सुविधा ले सकते हैं, वो वस्तु खरीद सकते हैं, सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये किसको मिलती है? जिनका एक अच्छी गुडविल होती है, रेपुटेशन है, कुछ ही कस्टमर्स को जिनकी अच्छे सेविंग अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, बैंक को पता होता है, उन्हीं को वो क्रेडिट कार्ड जारी करती है। तो ये कंडीशन इसके साथ जुड़ी होती है। फिर है टेली बैंकिंग। ठीक है, टेली बैंकिंग में देखते हैं हम, इस सुविधा के तहत ग्राहक टेलीफोन पर खाते की शेष राशि या नवीनतम लेन देन के बारे में कोई अन्य जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इसके क्या है, जो कस्टमर है टेलीफोन के जरिए जो जितनी भी शेष बकाया राशि है या नई राशि है उसके लेन देन में कोई जानकारी, कुछ आपको ट्रांजेक्शन करना है या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो टेली बैंकिंग हम कहते हैं ना, टेली बैंकिंग कर ली हमने, शॉपिंग के लिए भी टेली शॉपिंग होती है, तो उसी तरह की जानकारी के लिए, लेन देन के लिए या टेलीफोन के माध्यम से आप ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। फिर 6 कोर बैंकिंग समाधान, केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान। तो इसके अंतर्गत इस प्रणाली में ग्राहक एक शाखा जिसमें सीबीएस सुविधा है। ठीक है, एक शाखा मतलब एक ब्रांच में बैंक खाता खोलकर देश भर में कहीं भी उसी बैंकिंग की सीबीएस शाखाओं में उस खाते का संचालन कर सकता है। मतलब आपने एक शाखा जहां है उस बैंक की, वहां पे आपने अपना खाता खोल लिया और आप देश में कहीं भी उस बैंकिंग सुविधा का लाभ ले सकते हैं उन शाखाओं के माध्यम से। जहां आपने एक शाखा मतलब वो जैसे आपने भोपाल में खोला, तो वो दिल्ली में भी, अगर उनकी ब्रांच दिल्ली में है, मुंबई में है, तो वो हर जगह ये इस प्रकार से वर्क करेंगी, संचालन कर सकता है, मतलब एग्जीक्यूट। जब ग्राहक सीबीएस शाखा का ग्राहक होता है तो यह मायने नहीं रखता कि बैंक की किस शाखा से संबंधित है। अगर आपने सीबीएस अकाउंट खोल लिया कहीं पे भी किसी भी शाखा में, तो ये ज्यादा अवेयर नहीं रहेगा कि वो उसने किस माध्यम का, किस उसका ग्राहक है, किस ब्रांच का ग्राहक है, क्योंकि कहीं पे भी वो शाखा खुली है, वहां पे आपने खाता खोला, तो वो ऑल ओवर इंडिया उस देश की किसी भी शाखा में या राज्य में या सिटी में वो लागू होगी। ये ज्यादा उसकी जानकारी विशेष तौर पे नहीं रखती है। ठीक है, तो ये था कोर बैंकिंग समाधान की एक आप एटीएम प्रणाली, एटीएम नहीं, एक शाखा के तहत आप एक ब्रांच के तहत वहां पे खाता खोल के देश में कहीं भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्ट की तौर पे बोलते हैं, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसका नाम। तो एक राष्ट्रव्यापी प्रणाली है जो व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों को देश में किसी भी अन्य बैंक शाखा में खाता रखने वाले किसी भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी को किसी भी शाखा से इलेक्ट्रॉनिक रूप से निधि स्थानांतरित कर सकती है। पैसा आपको ट्रांसफर करना है किसी भी पर्सन को, किसी भी बिजनेस फर्म को, किसी भी कंपनी को, तो और उसका भले उस बैंक में अकाउंट होना हो, तो आप नेफ्ट के जरिए उस अन्य बैंक शाखा में खाता रखने वाले, मतलब किसी और भी, जैसे आपका बैंक है एसबीआई, दूसरे का बैंक है एचडीएफसी या बैंक ऑफ इंडिया,
तो वो मायने रखता, आप नेफ्ट के जरिए वो फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसा आसानी से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, सुविधा प्रदान करती है। नेफ्ट लेन देन के बैंकों में निपटता है, ठीक है। लेन देन से नेफ्ट की बहुत सारी पॉलिसीज भी जा रही हैं, या आप पैसा भी उधार ले रहे हो तो नेफ्ट के जरिए, कि उस खाते में उस व्यक्ति, फर्म या उसका अकाउंट होना जरूरी नहीं है। एसबीआई किसी भी बैंक ऑफ इंडिया को या यूबीआई को आसानी से आप नेफ्ट के जरिए पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इस तरह की सर्विस या सेवा प्रदान करता है। नेफ्ट लेन देन को, जो लेन देन पे हम काम कर रहे हैं उसके अंतर्गत आएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। फिर है ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको हम आरटीजीएस बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं हम इसको? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो चलिए देखते हैं। एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है, ठीक है। हम इसमें भी क्या कर रहे हैं, जैसे नेफ्ट देखा था, वो नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर था। यहाँ पे क्या है, ये आरटीजीएस एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है, जिसमें फंड का ट्रांसफर एक बैंक से दूसरे बैंक में रियल टाइम और ग्रॉस आधार पर होता है, ठीक है। एक टाइम पे एक बैंक से एक फंड जा रहा है 50,000 का, एक टाइम से दूसरे बैंक में रियल टाइम और ग्रॉस आधार पर होता है। तो रियल टाइम सेटलमेंट का मतलब है जैसे ही ट्रांजैक्शन प्रोसेस होते हैं उसका निपटारा हो जाता है, ठीक है। अभी मैंने एडवांस भेजा और वो वहां पहुंच गया, ठीक है। एग्जीक्यूट तुरंत होता है कि मैंने 50,000 की राशि, फंड जो है वो भेजा, जैसे मैंने इसको प्रोग्रेस किया वैसे ही वो वहां धनराशि पहुंच जाती है, और इसके लिए किसी भी वेटिंग पीरियड की जरूरत नहीं होती। इसमें किसी भी तरह का बैरियर नहीं है कि आपको वेट करना पड़ रहा है, या सर्वर डाउन है, या कुछ तरह का। जैसे ही मैंने यहाँ से प्रोसेस किया वहां प्राप्तकर्ता को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कि ट्रांजैक्शन को किसी दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ जोड़कर या एक एक करके सेटल किया जा सकता है। जैसे 1 लाख का करना था, 50,000 आप फंड में भेज रहे थे, उसके साथ आप 50 अतिरिक्त जोड़ सकते हो, तो मतलब ये एक फंड बन गया और आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो एक ट्रांजैक्शन से दूसरे ट्रांजैक्शन को हम कंबाइन करके भी भेज सकते हैं। बैंकिंग चैनल के जरिए सबसे तेज संभव मनी ट्रांसफर सिस्टम है ये। नेफ्ट से भी, जो हमारा नेशनल फंड ट्रांसफर है, उससे भी तेज सुविधा इसकी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस, ठीक है। इससे आप आसानी से बिना किसी देरी के आसानी से धनराशि भेज सकते हैं या फंड भेज सकते हैं। तो ये सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। ग्राहकों के लिए आरटीजीएस सेवा सप्ताह के दिनों में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शनिवार को 9 बजे से दोपहर बजे तक उपलब्ध है। अब ये सुविधा कब है? बाकी दिनों में अगर हम देखें कि आरटीजीएस की सेवा सप्ताह के दिनों में सुबह कब कर सकते हो आप आरटीजीएस? 9 बजे से लेके 3 बजे तक, और शनिवार को 9 बजे से दोपहर में, क्योंकि बैंकिंग का हाफ डेज होता है, कभी कभी आजकल हॉलीडेज भी होने लगे हैं, ठीक है। तो 12 बजे तक सैटरडे को ये सुविधा उपलब्ध होती है, ठीक है। आरटीजीएस और नेफ्ट के बीच बुनियादी अंतर यह है कि आरटीजीएस ट्रांजैक्शन लगातार प्रोसेस होता है। अब आरटीजीएस से आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो मतलब एडवांस ट्रांसफर होगा, फंड जो है एडवांस ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जबकि नेफ्ट बैंक में ट्रांजैक्शन सेटलमेंट करता है। तो जो नेफ्ट की सुविधा वो बैंक द्वारा दी गई है, तो जो ट्रांजैक्शन क्या है, बैंक द्वारा सेटल किया गया है। मान लीजिए आप आरटीजीएस में इंडिया में बैठे हैं, आपको अमेरिका में पैसा भेजना है, तो एडवांस आपने भेजो और वो वहां पे गया। जबकि नेफ्ट में बैंक वो ट्रांजैक्शन जब क्लियर करेगा तभी वो निधि या धनराशि उसको वहां प्राप्तकर्ता को प्राप्त होगी। तो ये इसमें दोनों में अंतर है। अब ग्राहकों के लिए ई बैंकिंग के लाभ, कुछ उसमें ई बैंकिंग की जो फैसिलिटीज में कस्टमर को क्या लाभ होते हैं वो देख लेते हैं हम। ई बैंकिंग ग्राहकों को 24 घंटे 24 आवर्स खुली, जैसे एटीएम की सुविधा है, वर्ष के 365 डेज दिन सेवाएं प्रदान करती है। मतलब ऑल ओवर जो हमारे 12 मंथ हैं उसमें 365 डेज है, उसमें 24 घंटे ये सुविधा प्राप्त देते हैं। ग्राहक कार्यालय या घर से या यात्रा के दौरान मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। घर बैठे कर सकते हैं, आप किसी ट्रेवल में हैं तो भी आप आसानी से मोबाइल से बस एक ऐप खोलना है या जो भी उनका जो ट्रांजैक्शन ऐप है उसके द्वारा आप लेन देन की सुविधा कर सकते हैं। थर्ड है ई बैंकिंग के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि अधिक होती है, इससे मोर सेटिस्फाइड है, क्योंकि बैंक जाने में समय नष्ट होता था, तो क्योंकि यह असीमित है, ठीक है, इसकी अनलिमिटेड पहुंच है और बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। सिक्योरिटी और पहुंच इसकी दोनों है, क्योंकि इससे नकदी लेन देन यात्रा करने में छुटकारा मिल जाता है। जो आप कैश के लिए बार बार बैंक भागते थे, अब वो टाइम ड्यूरेशन भी आपका यहाँ पे बचने लगा है। तो उससे क्या है, ग्राहकों की संतुष्टि बहुत, सेटिस्फेक्शन लेवल जो है बहुत बच गया, उनका टाइम और मनी और ड्यूरेशन सब चीजें बच रही। तो मनी भी आप आसानी से ट्रांसफर कर पा रहे हैं, और कैश का जो रहता था नकदी के लिए आपको बैंक जाना पड़ता था, वो समय भी आपका नष्ट होने से बच रहा है। तो ये इसकी सुविधा के या लाभ के रूप में है।
अब बैंकों को क्या है, इससे कस्टमर को देखा था, अब बैंकों को ई बैंकिंग के लाभ क्या है, तो ई बैंकिंग से लेन देन की लागत कम हो जाती है। यहाँ कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है हमारा, ठीक है, जो लागत है वो पूरी तरह से कम हो रही है। तो कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है कि मतलब बैंकों को जो अतिरिक्त खर्चे आते थे वो ये ऐप के जरिए या ई बैंकिंग के जरिए कम हो गए हैं। केंद्रीकृत डेटाबेस स्थापित करने, शाखाओं पर भार कम कर दिया गया। अब ये सेंट्रलाइज कर दिया तो जो इसकी शाखाएं थी, जितनी भी भारत के अंदर शाखाएं हैं, उनके ऊपर भार कम हो गया तो वो और अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो सकती है। तीसरा है ई बैंकिंग बैंक को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है, बैंकिंग संबंधों से मूल्यों से जोड़ती है, एक वैल्यू बढ़ा रही है बैंकों के, और कंपटीशन का जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, बैंकों में भी कंपटीशन रहता है, तो वो लाभ भी प्रदान कर रही है, और बैंकिंग संबंधों में एक दूसरे से बैंक जुड़ रहे हैं तो इससे मधुर संबंध भी स्थापित हो रहे हैं। तो ये इसके कुछ लाभ के रूप में था। तो दोस्तों, बैंकिंग मतलब हैसल फ्री और बिना किसी रुकावट के बैंकिंग, थैंक्स टू ई बैंकिंग। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो जुड़े रहिए फ्यूको एजुकेशन के साथ। आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूको एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।